चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पॉलिटी की सीरीज में मैं रमनदीप आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। भाई एक वेलकम बैक तो मेरा भी बनता है। बीच में 2 क्लास आप लोगों की निशान सर ने यहाँ पर ली थी। आज से मैं इस क्लास को फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ और आने वाली मैक्सिमम 5 क्लास के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी के इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखो भाई, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से कि यहाँ पर हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि आयोग एक बहुत फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आयोग कई बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि यूपीएससी चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न ये पूछेगा कि स्टेट पीसीएस के अगर अध्यक्ष को हटाना हो तो कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। प्रश्न ये पूछेगा आप लोगों से कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न किसी ना किसी निकाय के ऊपर, किसी ना किसी बॉडी के ऊपर, कमेटी के ऊपर बनते हैं, आज हम लोग इस पूरी क्लास के अंतर्गत इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इसके साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कैसे करना है बार बार, और इस पूरे टॉपिक के नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको विद प्रूफ यहां पर दिखा रहा हूं। मैंने खुद नोट्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, वो नोट्स मैं आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो आपको इसी 2 पेज से दिख जाएगा। देखो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी थी उन सबका मैंने एक सिंपल से 2 पेज के में नोट्स बना करके आप लोगों के लिए ले आया। ऐसे ही आप लोगों को भी नोट्स अपना प्रिपेयर करना है ताकि लास्ट टाइम पर, एग्जाम के लास्ट समय पर आप लोगों को चीजें रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो कैसे रिवीजन करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले। थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा कि हम लोग इस पूरे टॉपिक से करीब 50 से 60 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में पूछा गया है उन क्वेश्चंस के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं भाई कि क्या ये पूरा टॉपिक कहता है। सबसे पहले बात समझिए आप लोग कि जो भी बॉडी या निकाय पे प्रश्न एग्जाम में बनकर के आता है वो बॉडी कितने प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इनके जो टाइप होते हैं उनको हम लोग कुछ पैरामीटर के आधार पर मेजर सेक्शन में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो भाई, पहला एक बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय से मतलब क्या हुआ, ऐसी बॉडी, ऐसी संस्थान जिसकी स्थापना संविधान के किसी अनुच्छेद या फिर आर्टिकल के माध्यम से किया गया है। बात क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी हो गई, ऐसे सभी संस्थान जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत बताई गई है उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी जिसको हम लोग कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब सांविधिक निकाय या फिर विधिक निकाय। ध्यान रखना, कई बार हिंदी में सांविधिक को विधिक भी देता है। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी इसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनकी स्थापना पार्लियामेंट के किसी अधिनियम या फिर एक्ट के माध्यम से की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की स्थापना कहां पर मेंशन है, इसकी बात मेंशन की गई है आपको संविधान के किसी आर्टिकल के अंतर्गत, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत। तो जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ोगे तो सबसे पहले उस बॉडी के संदर्भ में जो आर्टिकल संविधान में दिया गया है वो आर्टिकल याद करो। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये करना है। दूसरा, अगर कोई आप स्टैच्यूटरी बॉडी देख रहे हो तो स्टैच्यूटरी बॉडी की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से किया गया है, किस अधिनियम के माध्यम से किया गया है, वो एक्ट याद करो। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पर कई बार प्रश्न पूछा गया है और लगभग हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट करना हम लोग को। एक जो थर्ड बॉडी बचती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक निकाय कहा जाता है। तो मतलब कि ऐसे कुछ संस्थान होते हैं, ऐसे कुछ बॉडीज भी होती हैं जिनकी स्थापना न तो संविधान में की गई है और ना ही किसी अधिनियम के माध्यम से की गई। जैसे कि एग्जाम्पल आप नोट करो, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना मात्र एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इससे पहले योजना आयोग का भी पर्पज यही था। तो इस बॉडी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये बात याद रहेगी आप लोगों को। तो 3 प्रकार की बॉडी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब बात समझना, जब भी आप कोई संविधान के अंतर्गत या फिर संविधान के बाद या फिर पेपर में कोई ऐसी बॉडी के बारे में पढ़ते हो, उस बॉडी के संदर्भ में सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि वो किस प्रकार की बॉडी है, उसका टाइप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैच्यूटरी है। ठीक है, ये पहले हम लोग फाइंड करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब देखो भाई, उसके बाद मैंने आप लोगों से फिर कह ही दिया कि जब भी हम ऐसे प्रश्न को देखेंगे, ऐसे टॉपिक को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे अगर संवैधानिक निकाय रहा तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, और अगर वो स्टैच्यूटरी बॉडी रहा तो किस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। ये दोनों चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्लस भाई उसका जो भी चेयरपर्सन होगा, चूंकि वो एक बॉडी है, एक निकाय है, तो उसका कोई तो कोई अध्यक्ष होगा। उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, ये बात भी हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस इसके बाद समझना, अगर उसके संदर्भ में कोई आपको इंपॉर्टेंट रिमार्क्स याद आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट शर्त याद आ रही है, तो उसको आप लोग एक सबसे नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे। तो आप लोग को जो नोट्स बनाना है इस टॉपिक से ऐसे बनाना है, पहले कॉलम में बॉडी, सेकंड में टाइप, थर्ड में किस आर्टिकल या फिर किस एक्ट के माध्यम से है,
फोर्थ में कौन अपॉइंट करता है, और फिफ्थ में उसके संदर्भ में कोई भी इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको लगता है कि भाई उसका टेन्योर इतना होता है, या फिर उसको निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, या फिर उसका कार्य ये है, अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं तो उसको आप लोग फिफ्थ कॉलम में नोट करते चलो। ये आप लोगों को चार्ट बनाना ही बनाना, सब लोग चार्ट बनाओगे, और आज की क्लास के बाद जब क्लास खत्म होगी अपना अपना चार्ट सब लोग पीडीएफ बना करके टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वहां पर शेयर करोगे, ठीक है। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब देखो मैं चीजों को रिवाइज कराना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसके बारे में चीजों को देखें। देखो निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, क्योंकि इसकी स्थापना के संदर्भ में संविधान के आर्टिकल 324 324 में एग्जैक्ट प्रोविजन दिया गया है कि हम एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। क्यों स्थापना करते हैं, क्योंकि हमको केंद्र में और राज्य में, राज्य विधानसभा और केंद्र का जो लोकसभा का चुनाव होता है उस चुनाव का संचालन करना है, प्लस इसके साथ साथ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही यहां पर करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चीजें बताई गई हैं, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बॉडी के संदर्भ में एक बात और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अतिरिक्त सदस्य यहां पर होते हैं जिनको हम लोग निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। यहीं पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हो आप लोग चाहो तो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना मूल रूप से की गई थी पहली बार, उस समय इसके केवल और केवल एक चेयरपर्सन थे, केवल और केवल इसके एक अध्यक्ष थे, एक ही व्यक्ति इसमें रहता था जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि 1989 के राउंड में इसमें क्या होता है कि 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की यहां पर नियुक्ति की जाती है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मेन व्यक्ति है उसकी सहायता के 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स की यहां पर नियुक्ति होती है। आगे चल करके फिर इसी को 1990 में समाप्त कर दिया जाता है, और फिर आगे चल करके 1993 में इसमें 2 अतिरिक्त पर्सन की यहां पर नियुक्ति की जाती है। तो ये प्रक्रिया आज भी चल रही है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, प्लस इसके अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति यहां पर शामिल होते हैं। इस टॉपिक पर प्रीवियस ने प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए मैं याद करा रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूल रूप से इसमें एक व्यक्ति थे, अभी वर्तमान में 1 + 2 व्यक्ति यहां पर शामिल है, ठीक है। अब समझो भाई, जो मेन इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम लोग कहते हैं, उनकी नियुक्ति करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर करता है, तो इनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी यहां पर होती है, उस कमेटी में 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो, और सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर के व्यक्ति की सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर यहां पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ये बात याद रखना। अब एक बात और समझो भाई, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी टेन्योर क्या है, तो उनका टेन्योर होता है 65 साल या फिर 6 ईयर। मतलब अगर वो 65 साल के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, अगर वो 65 साल के नहीं हुए लेकिन उनका टेन्योर 6 साल का हो गया तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। तो जो भी पहले होगा उस आधार पर उनको वहां पर रिटायरमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। एक बात ये बहुत क्लियर ध्यान रखना, इनके निष्कासन के लिए एक बहुत सिंपल सा विधि है। देखो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना त्यागपत्र देना, रिजाइन देना है, तो राष्ट्रपति को डायरेक्ट संबोधित करके दे देगा, लेकिन अगर इनको निष्कासित करना है, इनको हटाना है, तो हटाने की प्रक्रिया बहुत सिंपली बताई गई यहाँ पर कि जिस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम हटा कैसे सकते हैं, तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया बताई गई है। उसी प्रक्रिया के आधार पर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटा सकते हो, ये बात यहां पर मेंशन किया गया, ठीक है। एक बात बहुत क्लियर ध्यान रखना, यहां पर किसी भी प्रकार से महाभियोग जैसे टर्म का प्रयोग, इंपीचमेंट जैसे टर्म का प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग के टर्म का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में है, ये बात एकदम क्लियरली याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक याद कराता हूं। जनरली आप यहाँ पर देखोगे ना, जो केंद्र सरकार की ऐसी संवैधानिक बॉडीज हैं, उन बॉडीज में जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल या फिर 6 साल, यही है टेन्योर 6 साल का या फिर एज 65 साल की, जो भी पहले हो जाएगा उस आधार पर रिटायरमेंट कर दिया जाए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैं भी हम लोग आपको और बॉडीज दिखाता हूँ, सबका यही एक क्राइटेरिया याद रखना है, जबकि स्टेट में जनरली इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। स्टेट में ये 62 साल और 6 साल हो जाता है, ठीक है, 62 एज हो जाती है और 6 ईयर हो जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लिया, अब हर स्टेट में भी एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना की जाती है, हर राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि पंचायत का और लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराना रहता है, ठीक है। तो इस राज्य निर्वाचन आयोग की जो जिम्मेदारी है वो पंचायत और लोकल बॉडीज की इलेक्शन की होती है। ध्यान रखना,
राज्य का जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राज्य निर्वाचन आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके संदर्भ में अगर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो एक आर्टिकल मेंशन किया गया, आर्टिकल 243 के, ये के उसका सब क्लॉज होता है, तो याद रखिएगा, कई बार इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। किसके बारे में? स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो स्टेट का जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो इनकी यहाँ पर नियुक्ति करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अब देखो भाई, हम पढ़ते हैं यूपीएससी के संदर्भ में चीजों को। यूपीएससी, हाल ही में यूपीएससी बहुत विवादों में है। मतलब मुझे लगता है कि यूपीएससी यूपीपीसीएस से कंपटीशन कर रही है कि कैसे हम आगे निकल जाए। उस कंपटीशन में अभी तो यूपीएससी आगे जाती हुई दिख रही है हम लोग, ठीक है। बट इसी संदर्भ में एक घटना और घटी। इनके जो अध्यक्ष है मनोज सैनी जी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपना इस्तीफा लेकर के राष्ट्रपति को सौंप दिया। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपीएससी के चेयरपर्सन अपना इस्तीफा किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। तो मनोज सैनी जी ने भी अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब समझो भाई, इसके संदर्भ में कुछ और पॉइंट समझते हैं। यूपीएससी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 315 में, आर्टिकल 315 में इसके संदर्भ में प्रोविजन दिया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? चेयरपर्सन की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। योग्यता कुछ बताई नहीं गई है, तो राष्ट्रपति जो योग्यता समझे उस आधार पर इनकी नियुक्ति यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझना, इनका भी जो टेन्योर का फिक्स पीरियड होता है वो होता है या तो 65 साल की आयु या तो 6 साल तक का कार्यकाल, जो भी पहले होगा उस आधार पर उनको वहां पर हटना पड़ेगा। एक बात और समझो भाई, जैसे आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हटाना हो तो उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह एक प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाना हो तो केवल और केवल कदाचार के आधार पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हटाएगा कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी तो जो भी सलाह वो देगा वो सलाह होगी बाध्यकारी राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो राष्ट्रपति को वो सलाह यहाँ पर माननी ही पड़ेगी। ये बात बहुत क्लियर मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये यूपीएससी के संदर्भ में एक पॉइंट था, चार्ट में आप लोग नोट करते चलो। स्टेट पीसीएस कमीशन देखो भाई, स्टेट पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आपका यूपीपीसीएस हो गया, यूपीपीएससी हो गया। अब देखो, इसके संदर्भ में भी आर्टिकल 315 में ये चीजें मेंशन किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 62 साल और 6 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर 65 वर्ष होता है यूपीएससी के संदर्भ में, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस में आओगे तो 62 एज यहाँ पर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनका निष्कासन कैसे होगा? देखो, भले ही स्टेट पीसीएस के चेयरपर्सन उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता हो, लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, सेम एज यूपीएससी, जैसे यूपीएससी में जो पैटर्न था कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाएगा, सलाह जो मिलेगा वो बाध्यकारी होगा, सेम प्रोसीजर स्टेट पीसीएस के संदर्भ में भी होता है। बस इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, निष्कासित करने का काम राष्ट्रपति ही करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है ना कि ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। मैं आपको सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट एक जगह पर समझा रहा हूं, तो याद करते चलो साथ साथ में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन देखो भाई, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके संदर्भ में संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रोविजन दिया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और इनकी जो योग्यता या शर्तें होती है ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करती है कि फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन या फिर सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा 16th फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की गई है। 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। इनसे ये बोला गया कि आप 2025 के एक स्पेसिफिक डेट तक अपना रिपोर्ट सबमिट कर दो, और उस रिपोर्ट के आधार पर 2026 से लेकर 2030 तक के जो हमारा फाइनेंस कमीशन का पूरा काम होगा वो उसके आधार पर यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। ये बात ध्यान रखना। इनकी योग्यता और शर्तें संसद डिसाइड करता है, कार्यकाल 5 साल का होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280 में इसके संदर्भ में प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। याद हो गया? बहुत बेसिक पॉइंट बताया हूं, ठीक है। आई होप की चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। एक मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि अगर यूपीएससी के किसी सदस्य की पुनर्नियुक्ति करनी है तो क्या हो सकती है? रिअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस आधार पर या फिर कहां पर होगा? इसका आंसर आप लोगों ने बात सोच के बताओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ा रिसर्च करो था। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, पता है क्या? उनको लगता है सर आप इतना होमवर्क दे देते हो, ठीक है, तो आप पढ़ाते क्यों नहीं, आप होमवर्क क्यों देते हो? भाई मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक चीज़ों को एक्सपेंड करके डिस्कस करना है आप लोगों से, जहाँ तक इंपॉर्टेंट एरिया है। उसकी बात का जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो ओवर इंपॉर्टेंट एरिया है। मतलब आप समझना,
वो सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं आपको वो एरिया बता रहा हूं कि ये पॉइंट पढ़ करके आओ, याद कर लो। जो मेहनत करेगा इसके बाद उसका ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। जो नहीं मेहनत करेगा वो रिजल्ट फेल में जाएगा। आपको ही पता है भाई, इस पूरी क्लास में कितने लोग देख रहे हैं, 1000-1500 लोग देख रहे हैं, कितने लोग आपके लिए चांस पर निकलेगा? 100 लोगों का निकल जाए बहुत अच्छी बात है, मैं खुश रहूंगा, ठीक है। सबका निकल जाए अच्छी बात है, लेकिन 100 लोगों का निकल जाए, रियलिटी तो यही है ना, 100 लोगों का निकल जाए बहुत अच्छी बात है। तो बात समझना, जो ओवर द एज जाकर के मेहनत कर रहा है उसका ही सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जो चीजें हम लोग बता रहे हैं उसको नोट करते चलो, प्लस उस पर काम करो बाद में, क्लास के बाद, ठीक है। देखो, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की स्थापना आपको पता है कि 101वां संविधान संशोधन 2019 में जो किया गया था, जिसके माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल की स्थापना कॉन्सेप्ट रखा गया। इसके संदर्भ में आर्टिकल 279A में प्रोविजन दिया गया है। जीएसटी काउंसिल भी एक संवैधानिक निकाय है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। आपने अभी क्या देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 243K में दिया गया है, ठीक है। किसमें दिया गया है? 243K में दिया गया है। इसी प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में आप देखो यहाँ पर 243I में प्रोविजन मेंशन किया गया, ठीक है। किसमें? 243I में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बॉडीज आप लोग और देखो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आर्टिकल 338A 338B कई बार मैच द कॉलम में टॉपिक पूछ देता है, ठीक है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है, इसके संदर्भ में आर्टिकल 338 में चीजें बताई गई हैं, ठीक है। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A सब क्लॉज है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट करके चीजें बहुत सारी जोड़ी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़ा गया इन लोगों को, ठीक है। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B, तो 338 NCSC की बात करता है, शेड्यूल कास्ट की बात करता है, 338A ST की बात करता है, और 338B आपका नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास की बात करता है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म थोड़ी यहाँ पर बोल पाएंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो राष्ट्रपति इन तीनों की यहाँ पर नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है। NCBC के संदर्भ में संविधान का जो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि 2018 में किया गया था, ठीक है, इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर क्या देखा था, ठीक है, कि NCBC की स्थापना किया गया है। तो ये पॉइंट भी याद हो गया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा देखो भाई, संविधान में एक और पद क्रिएट किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं भाषाई अल्पसंख्यक के लिए अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ध्यान रखना। संविधान के आर्टिकल 350B के अंतर्गत, ये 350B आप लोगों को याद रखना है, अनुच्छेद 350B के अंतर्गत हमने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल अधिकारी की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की है, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो भाई, कुछ बॉडीज यहाँ पर हमने और समझते हैं। ये सारे बॉडीज आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। कैग पढ़ा हुआ है हमने, एक संवैधानिक निकाय था। संविधान के आर्टिकल 148 में चीजें बताई गई थी। राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा था, और इनकी टेन्योर क्या थी? 65 वर्ष और 6 साल। याद है? इनका निष्कासन कैसे होगा? जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो रहा था। कैसे हो रहा था भाई? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह से कैग का निष्कासन भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह से यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी निष्कासन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है आपका सेंटर में। एडवोकेट जनरल, यहाँ पर भी एडवोकेट जनरल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका हिंदी जब आप लोग करोगे तो महाधिवक्ता निकलता है, जबकि सेंटर में भी एक महाधिवक्ता होता है जो कि अटॉर्नी जनरल का सहायक के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो उससे कंफ्यूज मत करना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका सेंटर में हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नहीं, ये स्टेट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट होता है, यहाँ पर कुछ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। एडवोकेट जनरल की बात करें, महाधिवक्ता की बात करें, राज्यों का महाधिवक्ता होता है ये, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है ये, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को आर्टिकल याद कराता हूँ। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में चीजें बताई गई हैं। एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसके संदर्भ में आर्टिकल 165 में चीजें बताई गई हैं। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के संदर्भ में कोई प्रोविजन नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये कहा गया कि अगर संसद चाहे तो इनकी स्थापना कर सकती है 2 या 2 से अधिक राज्यों की सिफारिश पर, ठीक है। तो ये बात बहुत क्लियर आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है
वो एक स्टेचुरी बॉडी है जिसकी स्थापना पार्लियामेंट किसी एक्ट के माध्यम से करती है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा फिर आप लोगों के अध्यक्ष की? राष्ट्रपति। ठीक है, 62 साल और 6 साल इसके यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये होता है इसका राज्य लोक सेवा आयोग की तरह से इसका टेन्योर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस किया है अभी, ठीक है, संवैधानिक बॉडीज के संदर्भ में मोस्टली, इसी प्रकार से आप लोगों को एक और चार्ट बनाना है। वो चार्ट बनाना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के संदर्भ में या फिर स्टेचुरी बॉडीज के संदर्भ में, जैसे कि मानवाधिकार आयोग हो गया, एनएचआरसी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होता है, माइनॉरिटी जो कमेटी है, नेशनल माइनॉरिटी कमेटी जो है। तो इन संदर्भ में भी आप लोगों को एक नोट्स बनाना पड़ेगा, अलग से एक चार्ट बना लेना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चार्ट था, दूसरा चार्ट आप लोग प्रिपेयर करो, तब हम लोग चीजों को और आगे यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ काम पर होमवर्क। अब चलो, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं आज के। देखो भाई, हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ क्वेश्चन आपके निशान सर ने डिस्कस किया हुआ था, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो प्रश्न, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न कह रहा है कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है। ठीक है, ओम्बुड्समैन है क्या दरअसल, पहले तो इस बात को समझिए। देखो, पूरे विश्व में सबसे पहले जो लोकपाल की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में। ठीक है, उसमें भी स्वीडन जो है, ठीक है, स्वीडन में क्या किया गया 1809 में, ठीक है, 1809 में लोकपाल की नियुक्ति किया गया। लेकिन वहां पे लोकपाल तो टर्म रहेगा नहीं, टर्म क्या था, ओम्बुड्समैन टर्म था। ठीक है, ओम्बुड्समैन का ही जो भारतीय रिप्लिका है, भारतीय प्रतिमान है, उसको हम लोग लोकपाल कहते हैं। ठीक है, कौन लोग क्या करेंगे, लेखपाल टिक करके आ जाएंगे। अरे ऐसा मतलब बहुकों वाला काम नहीं करके आना। ठीक है, ओम्बुड्समैन का जो भारतीय प्रतिमान है वो लोकपाल है, क को ख करो, मतलब क्वेश्चन का अर्थ ही बदल गया। ठीक है, और आपने मतलब क्या से क्या कर दिया, ये बात ध्यान रखिएगा भाई, मैं मतलब हम क्लियर बोल रहा हूँ। तो लोकपाल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, लोकपाल के संदर्भ में चीज समझो, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की जो स्थापना है सबसे पहले कब किया गया है। ठीक है, इसके संदर्भ में सबसे पहला सुझाव आपको देखने को मिलता है फर्स्ट एआरसी कमीशन। ठीक है, जो फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई कर रहे थे। बाद में जब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो इनकी जो अध्यक्षता रहती है फर्स्ट एआरसी की, वो हनुमंतैया जी को सौंप दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट एआरसी के जो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थे, बाद में हनुमंतैया जी बन जाते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालना अपने ऊपर। ठीक है, और यहीं से भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट प्रारंभ होता है। हालांकि पूरे विश्व में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहां से आता है, स्वीडन से आता है, इसको हम लोग ओम्बुड्समैन भी कहते हैं। याद रहेंगी चीजें, बेसिक पॉइंट था। ठीक है, चलो अब देखो, मैं आप लोगों से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता था कि फर्स्ट एआरसी कमेटी बनाई कब गई थी। ठीक है, तो 1966 ये ईयर आप लोगों को याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, अब देखो, चलो अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है आप लोगों से, संसद में पहला लोकपाल विधेयक, लोकपाल जो विधेयक है वो कब पारित किया गया। ठीक है, देखो ध्यान समझना, पूरे संसद के कार्यकाल में 10वां जो विधेयक था आप लोगों का, जो 10th लोकपाल विधेयक था, वो जाकर के पारित हुआ था, मतलब लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति से। ठीक है, ये घटना घटी है आप लोगों की 2013 में। 2013 में फाइनली आप लोगों का लोकपाल विधेयक पारित होता, लेकिन उससे पहले 9 बार और इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। पहला विधेयक जहाँ पे प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1968 में। अब ऐसे याद करो भाई, देखो 66 में आप लोगों की कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी बनी थी, फर्स्ट एआरसी कमेटी। ठीक है, फर्स्ट एआरसी कमेटी के जो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, बाद में हनुमंतैया जी बनते 67 में, और इसके बाद मतलब 68 में क्या होता है कि पहली लोकपाल विधेयक को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, जो कि लोकसभा से तो पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता, तो फिर फाइनली कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना 2013 में ये विधेयक फाइनली पारित हुआ है हमारे यहाँ से। ठीक है, 10वीं बार में जाकर ये विधेयक पारित हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी इग्नोर कर दो। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की कार्यालय की स्थापना किया गया। देखो, सेंटर में लोकपाल की नियुक्ति होती है, स्टेट में होता है लोकायुक्त, यहाँ पर लोकपाल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो लोकायुक्त कार्यालय, ऑफिस की बात कर रहा है अभी, पूरे भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किया था, तो वो है महाराष्ट्र। याद कर लो, 1971 में महाराष्ट्र ने यह काम कर दिखाया था। हालांकि इस संदर्भ में जो अधिनियम पारित किया गया था सबसे पहले उड़ीसा में पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्यालय की स्थापना करीब 10-12 साल बाद होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पहला लोकायुक्त कार्यालय जो है वो महाराष्ट्र में स्टेब्लिश किया गया है, ये पॉइंट यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है,
ये पॉइंट क्या करना हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लोकपाल के संदर्भ में एक बात और समझना, तो ये लोकपाल का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इस लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी लेकर के आया गया है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछता है क्या लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री शामिल है? हाँ, प्रधानमंत्री शामिल है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन के साथ, मतलब बहुत केवल कुछ मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत किया गया है, नहीं तो बाकी मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है आप लोगों से, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? भाई यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में जो लोकायुक्त होगा, जनरली जो राज्यपाल होता है उसको ही अपनी रिपोर्ट, अपनी ही प्रतिवेदन यहाँ पर क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, यूपी में इसके संदर्भ में जो अधिनियम पारित किया गया था वो 1971 का था। महाराष्ट्र में क्या होता है, 1971 में से कार्यालय की स्थापना हो गई थी। यूपी में 1975 में ये अधिनियम पारित किया गया था, इसके माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना किया गया था। ये जो लोकायुक्त होता है ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि, टेन्योर पीरियड क्या है? आप गैस भी नहीं कर सकते। आप क्या गैस करोगे? 5 साल। क्या गैस करोगे? 6 साल। आंसर पता है कितना है? 8 साल। तो यूपी के जो लोकायुक्त की जो टेन्योर पीरियड होता है वो होता है 8 वर्ष। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये समझते हैं। दो स्टेटमेंट दिया गया है, असर्शन और रीजन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, इस शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। सही बात है भाई, हमने देखा कि दो प्रकार के अल्पसंख्यक की हम लोग बात करते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, लेकिन कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि ये किस प्रकार के माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा कहीं पर मेंशन नहीं है। सेकंड कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधानिक निकाय नहीं है, सांविधानिक निकाय नहीं है, ये आपसे कह रहा है। देखो माइनॉरिटी जो कमीशन है, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, इसकी स्थापना 1993 में किया गया था और इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था। ठीक है, क्या पारित किया था? एक अधिनियम पारित किया था। तो ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, बस ध्यान रखना। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दोगे तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन लेकिन अब हमको देखना है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो पहले में क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया, सेकंड कह रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भाई दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों का क्या मतलब है? संवैधानिक आयोग का क्राइटेरिया कुछ अलग होता है, डिफाइन किया गया कि नहीं किया गया उसका क्राइटेरिया अलग होता है। तो उसके डेफिनेशन दिए होने या नहीं दिए होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य हो गया और इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ कमीशन अगर आप यहाँ पर और ध्यान दोगे, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया। माइनॉरिटीज मतलब नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो है उसकी स्थापना 1993 में किया गया। और कुछ कमीशन अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जैसे यहीं पर आपका एक आता है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ये सब स्टेचुरी बॉडीज हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक कमीशन और देखते हो, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कुछ कर गया, इसका नाम है बाल अधिकार संरक्षण। हाँ, बाल अधिकार संरक्षण, चाइल्ड के संदर्भ में कमीशन बनाया गया यहाँ पर। इसकी स्थापना आपकी 2007 में हुई है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 4 स्टेचुरी बॉडीज कब कब बनी है ये याद रखो, किस किस अधिनियम में बनी है ये याद रखो। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछेगा कि NHRC की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से किया गया। ठीक है, 4 साल दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है 1993 में इसके अधिनियम लेकर के आया गया था और NHRC के यहाँ पर स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस कमेटी का नाम बताइए। ठीक है, उस कमेटी का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों या अपराधियों की गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब राजनीतिक मतलब पॉलिटिशियंस और अपराधी मतलब क्रिमिनल्स। तो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के मध्य में जो गठबंधन है, जो नेक्सस है, उसकी जांच किया। क्या मतलब जांच करने की आवश्यकता है क्या? तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है, मतलब इसमें जांच क्या करना था। चलो, गृह सचिव जी थे बोरा जी। ठीक है, बोरा जी को कहा गया भाई कि आप एक जांच कर दीजिए। तो 1993 में उन्होंने क्या किया, बोरा कमेटी बनाया यहाँ पर, और उस समय तत्कालीन गृह सचिव थे वहां पर। ठीक है, तो उन्होंने पॉलिटिशियंस और जो क्रिमिनल्स हैं उनके भी जो गठबंधन है उसकी यहाँ पर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, देखो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, 1993 की घटना थी और 1995 में प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बट ठीक है मैं फिर भी डिस्कस करते रहा हूँ। तो ऐसे में जितने प्रश्न छोड़ रहा हूँ ना वो इसी प्रकार के प्रश्न, ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका लॉजिक बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो याद करने का थोड़ा सा प्रयास करना, नया कॉन्सेप्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। 2014 में यूपीपीसीएस ने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था, ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक प्रमुख बल क्या है? 4 विकल्प है। संपत्ति के अधिकार पर, नहीं भाई।
समानता के अधिकार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अब देखो दो चीज समझना, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, पूछा कि मानव अधिकार ह्यूमन राइट की अवधारणा का प्रमुख फोर्स क्या है, आप अगर ये चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना, आपको एक ही बात समझ में आएगा यार कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये मानव गरिमा वाला है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कोई मतलब नहीं है, समानता का अधिकार मतलब नहीं है, धर्म का अधिकार मतलब नहीं है, मानव अधिकार के लिए मानव गरिमा जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले उसको सिक्योर करना जरूरी है। ठीक है, तो मानव गरिमा के आधार पर मानव अधिकार के यहाँ पर प्रमुख कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी देखो, ये प्रश्न बहुत नया प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार, ठीक है, जो ह्यूमन राइट है वो सेकंड जनरेशन का ह्यूमन राइट है, द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार है। अभी द्वितीय पीढ़ी प्रथम पीढ़ी क्या होती है भाई, फर्स्ट जनरेशन का ह्यूमन राइट क्या होता है, सेकंड जनरेशन का ह्यूमन राइट क्या होता है। तो इसने डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन में, जो यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने अपने यहाँ पर एक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसको उसने 1948 में जारी किया था। इसमें दो प्रकार के ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला ह्यूमन राइट्स जो कि व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक मानवाधिकारों की बात करता है। ठीक है, जो कि व्यक्ति के नागरिक और पॉलिटिकल जो ह्यूमन राइट्स है उसकी बात यहाँ पर करता है। सेकंड जो ह्यूमन राइट का टाइप यहाँ पर दिया गया है वो उनके इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस और कल्चरल ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो ये डिफाइन ये करना चाह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के इस डिक्लेरेशन में जो ऐसे ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं जो कि नागरिक और राजनीतिक, सिविक और पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स हैं, वो फर्स्ट जनरेशन की पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स माने जाते हैं। और इसके अलावा जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, ये जो ह्यूमन राइट है ये सेकंड जनरेशन के ह्यूमन राइट माने जाते हैं। ध्यान रखो भाई, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में कौन कौन सा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आर्थिक में आपका काम का अधिकार आ गया, सामाजिक में आपका शिक्षा का अधिकार आ गया, ठीक है, बाकी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका क्या है, ये आपका एक सिविक या फिर आपका एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, समता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये दोनों आपका नहीं आएगा। सेकंड जनरेशन में आपके ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। तो यूनिक क्वेश्चन था, मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद नहीं है कि ये प्रश्न दोबारा बन करके आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आप लोग टिक करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो 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 एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, उसका जो अध्यक्ष है वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, भारत का क्या हो, मुख्य न्यायाधीश रह चुका। अब देखो एक बात समझना, अभी हाल ही में यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, अमेंडमेंट कब किया गया पता है आप लोगों को, अगर मैं श्योर तो 2019 में एनएचआरसी का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया, को संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया, इसने ये साफ साफ बोला कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा वो भी अध्यक्ष बनने योग्य यहाँ पर है, यहाँ का जो चेयरपर्सन है वो बनने योग्य है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगर आप एनएचआरसी की बात करो तो एनएचआरसी में एक अध्यक्ष और 5 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो कौन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, चाहे वो सीजीआई हो या फिर ना हो, वो एनएचआरसी का अध्यक्ष बनने के योग्य होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं बात, उक्त आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले उधारित करता है। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझना, इसी अधिनियम के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और ऐड किया गया। ऐड ये किया गया कि यहाँ पर 70 साल और 3 साल डिसाइड किया गया, मतलब कि अगर आपकी आयु 70 साल हो चुकी है तब, या फिर आपकी आयु, अगर आपका टेन्योर 3 साल हो चुका है तब। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर पीरियड है, वो 3 साल यहाँ पर तय किया गया है। 70 एज और 3 साल, ये याद रखना है। कई बार हम लोग 5 साल या फिर 6 साल देकर के टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत आना, इनके लिए टेन्योर पीरियड केवल 3 साल का दिया गया है। ठीक है, इनका पुनर्नियुक्ति का भी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप समझो और बात, इनके जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, एक नियुक्ति समिति बनाई जाती है। नियुक्ति करता कौन है, फाइनली राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके आधार पर करता है, तो 6 सदस्यीय कमेटी होती है। ध्यान रखना ये बात, नोट कर लेना कहीं पर, एक 6 सदस्यीय कमेटी होती है। उस कमेटी में कौन कौन होता है, देखो पहली बात प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा तो इस पूरे कमेटी का अध्यक्ष कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर किसी कमेटी का मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष बन जाता है, मतलब पावर तो है भाई, उसके पास सुप्रीम पावर है। ठीक है, सेकंड भाई लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर शामिल होंगे,
राज्यसभा के सभापति नहीं, उपसभापति यहाँ पर शामिल होंगे। सभापति क्यों भाई, उपराष्ट्रपति थोड़ी आएंगे इनकी नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, अभी हमारे माने माननीय राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो यहाँ पर शामिल होंगे, और गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये 6 लोगों की कमिटी मिलकर के एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर करती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्ति की थी तो राष्ट्रपति यहाँ पर इसको हटा भी सकता है, ठीक है। इनका जो वेतन और भत्ते का पूरा डिसीजन है वो केंद्र सरकार करती है। ये सारी बातें भी थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो क्वेश्चन छोड़िए, सब खत्म करो, ठीक है। कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला कह रहा है एनएचआरसी। भाई अभी तो आपने देखा एनएचआरसी की स्थापना कैसे होती है, अधिनियम के माध्यम से किया गया था 1993 में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये संवैधानिक संस्थान नहीं है। बाकी एक बार देख लो तो क्या है भाई, स्टेट का फाइनेंस कमीशन आपने देखा 243 आई और के, याद है ना, के से राज्य निर्वाचन आयोग था, आई से आपका फाइनेंस कमीशन था स्टेट का, ठीक है। केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल 280, लोकसभा का सचिवालय आर्टिकल 98, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स भी ध्यान रखना। एनएचआरसी की स्थापना 1993 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वो एक स्टेचुरी बॉडी, ठीक है। फिर कह रहा है कौन से एक बॉडी की परिस्थिति मतलब स्टेटस अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। पिछड़ी जाति आयोग मतलब ये कह रहा है एनसीबीसी की बात कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब एनएचआरसी। अब देखो भाई कह रहा किसकी परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। एनसीबीसी क्या है, आर्टिकल 338 बी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बचा क्या, एनएचआरसी जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। तो इसका स्टेटस क्या होगा, अलग होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आयोग भी क्या गेम खेलता है आप लोगों से, ठीक है। चलो देखो अब ये क्वेश्चन ना दो भाई, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 4 विकल्प दिया गया, पता चला कि एग्जाम आप लोग देने गए वहां पे यही सोच रहे हो सर इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे, ये सब कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्रिक होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, ठीक करिए, आगे बढ़िए बस, ठीक है। देखो अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में किया गया था, सही बात है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में एक पॉइंट मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योजना आयोग जब स्थापना किया गया तो उसी संदर्भ में एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाया गया, ठीक है, ताकि योजना आयोग कुछ कुछ सलाह देता रहे पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे प्राइम मिनिस्टर थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसकी जो लास्ट बैठक हुई है वो बैठक हुई है 2012 में, अगर मैं श्योर हूं तो 2012 में इनकी लास्ट बैठक हुई। 2012 में जो बैठक हुई थी वो इसलिए हुई थी कि 2017 तक का जो पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान जो था, उसके संदर्भ में कुछ इन्होंने स्वीकृतियां पास की थी, ठीक है। इसके बाद से इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आज तक बैठक नहीं हुई। लेकिन था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात बोला भी कि हम राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग कर रहे हैं, लेकिन इसके संदर्भ में अभी तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव या फिर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, ठीक है। ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में, अच्छा अब प्रश्न क्या कह रहा है, स्थापना की बात कर रहा है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1954 में नहीं 1952 में हुई थी, 2 साल पहले यहाँ पर हुआ था, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964, आपको पता होगा कि एक समिति बनाई गई थी 1962 के अंतर्गत, ये संथानम कमेटी थी, ठीक है। संथानम समिति इसको हम कहते हैं। संथानम समिति ने 2 चीजों की स्थापना की सिफारिश की थी, एक सीबीआई और एक सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एनएचआरसी 1993 याद है यार, क्या ही मतलब इस ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन आप लोगों को बाहर करने को, ठीक है। अब देखो भाई संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग की तरह हिंदी दे देगा तो कैसे आदमी पढ़ेगा, देखो मैं समझाता हूँ। ये है आप लोगों का एक कमिटी, ठीक है, उसका क्या नाम है, नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय आयोग है जो कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। ये कब स्थापना इसकी हुई थी समझो,
संविधान के 50 वर्षों पश्चात संविधान किस प्रकार से काम किया उसका रिव्यू करने के लिए, जो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका रिव्यू करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक संविधान पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। ठीक है, इसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दे रहा है। कह रहा है इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की थी, मतलब केवल सजेशन मात्र था, सही बात है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई थी, नहीं। देखो इसकी नियुक्ति संसद ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने किया था मेरे भैया, केंद्र सरकार ने किया था। ठीक है, अब देखो भाई, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया जी कर रहे थे। ठीक है, चलैया जी जो थे वो इनके चलने की, मतलब संविधान किस प्रकार से चल रहा है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कर रहे थे, सही बात है। और कह रहा है कि यह देश के सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर कह रहा है, तो देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना था, इसको केवल ये करना था कि पिछले 50 वर्षों में कॉन्स्टिट्यूशन ने किस प्रकार से कार्य किया है, रिव्यू करना था उसके काम का। फ्यूचर में क्या सामाजिक आर्थिक आवश्यकता है इस पर हमको डिस्कस ही नहीं करना है, हमको बस रिव्यू करके बताना कि भाई अभी तक क्या हुआ ये बता दो हमको। ठीक है, तो ये काम नहीं करने वाला था, चौथे को एलिमिनेट कर दो। आंसर बचा 1 और 3 कि भाई अनुशंसनात्मक प्रकृति की है, अध्यक्षता वेंकट चलैया साहब कर रहे हैं, ये बात 2 बातें ध्यान रखोगे तो 1 और 3 विकल्प टिक करके आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000 में। 1950 में संविधान लागू होता है, 50 वर्षों पश्चात ये घटना यहाँ पर घटती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई, इसने रिपोर्ट भी 2002 में पेश कर दिया था, याद कर लेते। हालांकि देखो फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। 2002 में देखो रिपोर्ट आई और 2002 के पेपर में ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, तो अब आने की संभावना नहीं है, इस बात के लिए निश्चिंत रहो। बट हम लोग कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी का वर्णन करता है? अरे मेरे महोदय, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब केवल एक संकल्प पारित किया गया था, तब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था। मैं तब इसलिए कह रहा हूं कि बाद में आगे चल करके वर्ष 2003 में इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया, और तब से ये क्या हो गया, एक सांविधिक दर्जा प्राप्त कर चुका है, स्टैच्यूटरी दर्जा यहाँ पे प्राप्त कर चुका है। याद रहेगी ना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, देखते चलो साथ साथ में, मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं भी थोड़ा आराम से हो जाता हूँ, कंफर्ट क्लास अभी जाने वाली आधा घंटा और। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो कुछ संस्थाओं के नाम दिया गया है और उनकी स्थापना का वर्ष यहाँ पर दिया गया, जैसे कि सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। मैंने कहा ना कि 1963 में संथानम कमेटी के माध्यम से इसकी स्थापना की बात यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, सही बात है भाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी 1964, सही बात है, मैंने याद कराया अभी आप लोगों को। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, देखो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो आया था ना, जो करप्शन के अगेंस्ट में कानून आया था, वो आया था 1988 में। ठीक है ना, 1985 में नहीं, 1988 में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर देखो प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी ईडी का नाम ले लो, आधे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, आधे लोगों के पसीने मतलब उनके पसीने छूटते हैं जो कि पसीने छूटने लायक जिसने काम किया रहता है। ठीक है, मतलब चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता महोदय हो, ठीक है, सब लोग जेल में है। अभी तो झारखंड की कोई आईएएस अधिकारी थी, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। ठीक है, अभी तक वो जेल में ही है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में नहीं की गई थी, पहली बात तो ये बात ध्यान रखो। इसकी स्थापना कर दी गई थी 1956 में, 1956 में हमने जो फॉरेन एक्सचेंज था उसके संदर्भ में हमने इसकी स्थापना की थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत दिए थे। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो 1956 में स्टेब्लिश कर दिया गया था, ये बात ध्यान रखना। बाकी सीबीआई और सीबीसी आप लोगों को यहाँ पर याद है ये। चलो आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से इस होमवर्क को नोट करो और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना भी है। सीबीआई, सीबीसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कुछ छूट रहा है इसके अलावा? सीआई, सीबीसी, सीआईसी, एक और पॉइंट था जो मैं सोच रहा था डिस्कस करने के लिए आप लोगों से। ठीक है, चलो इन तीनों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है अलग अलग, ऑब्वियसली। उन समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं? तीनों में 3 मेंबर होते हैं, चलो ये बात मैं बता दे रहा हूँ। तीनों में प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात अभी बता दे रहा हूँ। तीनों में लोकसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, ये बात भी बता दे रहा हूँ। अब आपको बताना कि थर्ड पर्सन इन तीनों में कौन कौन होगा,
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, तो याद इस पॉइंट को भी कर लेना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा आप लोगों से, ठीक है। चलो फिर कह रहा है मंडल कमीशन, मंडल की राजनीति। देखो भाई मंडल कमीशन जो है, जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया। देखो ये प्रश्न ही विवादित है, प्रश्न ही इस बात को क्लियर कह रहा है, किसने विवाद का सूत्रपात किया हुआ है, मतलब विवाद को शुरुआत किया, ठीक है। तो गठित करने वाले कौन थे, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। आंसर है मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई तो हुआ क्या था कि जनता दल की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनके लिए रिजर्वेशन की बात किया था, और इसी संदर्भ में मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, तो बीपी मंडल नाम था उनका, शायद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वो इसके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। ध्यान रहेगा चीजें। अब देखो, अब यूपीएससी क्या है भाई, आर्टिकल 315, याद है कि भूल गया, मैंने याद कराया था, ठीक है, वो चार्ट के अंतर्गत क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर। आगे देखो, यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता, आप सोचो किसको सौंपता होगा भाई, राज्यपाल को देगा नहीं, प्रधानमंत्री को देगा नहीं, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति कर रहा है। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का वो। तो राष्ट्रपति ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल, गवर्नर नियुक्ति करता है, लेकिन हटाया कौन, आप लोगों को पढ़ाया है अभी, भूलो मत, जल्दी बताओ, सोचो एक बार, सोचो, 1 मिनट का समय लेके सोचो, ठीक है, सोचो, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कुछ कुछ। भाई मैंने कहा था कि भले ही नियुक्ति गवर्नर कर ले, ठीक है, लेकिन हटाया कौन, राष्ट्रपति। और कैसे हटाएगा, जैसे यूपीएससी के सदस्य या फिर अध्यक्ष हटाता है, कैसे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा कदाचार के आधार पर, वो सलाह क्या होगी, बाध्यकारी होगी, ठीक है, मैंडेटरी होगी। ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात प्रेसिडेंट हटाएगा, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न में से कौन पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं, ध्यान रखना, संसद की बात कर रहा है, पार्लियामेंट की कोई भूमिका नहीं होती है। पार्लियामेंट की भूमिका कब होगी, जैसे मानो किसी व्यक्ति को जो पोस्ट पर किसी पर है उसको अगर हटाना है, तो अगर पार्लियामेंट कोई कोई चीज प्रस्ताव पारित कर रही है अपने आप, तभी तो होगी। अब प्रस्ताव कैसा पारित करेगी, जैसे मानो महाभियोग पारित कर रही है, या फिर मानो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए उसने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह किसको हटाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक और कोई व्यक्ति था ना जिसको हम लोग उसके आधार पर ही हटाते हैं, मैं बताता हूँ। देखो भाई, कार्ड तो सब कुछ नोट है ना भाई, हाँ, कैग, कैग को भी, ठीक है। तो कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए पार्लियामेंट की भूमिका होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देखो भाई, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या संसद की कोई भूमिका होगी, सही बात है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्लस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, सही बात है भाई, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए ना, ये केवल राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ध्यान रखना, केवल जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगेगा, जो सलाह मिलेगी वो बाध्यकारी होगी, ठीक है। तो सी को एलिमिनेट कर दो, प्रश्न पूछा है कौन किसको नहीं कर सकता है, तो इसी थर्ड वाले पॉइंट को एलिमिनेट कर दो। जैसे ही थर्ड पॉइंट देखो तो ये वाला जो आंसर आप लोगों का आ रहा है डी वाला, ये क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी एक और दो की तो कर ही रहा था, और कैग को भी तो वही हटाएगा भाई, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गया, क्लियर है ना, प्रश्न प्रश्न बहुत क्लियर था कि पार्लियामेंट निम्नलिखित में से किसको नहीं हटा सकती है, ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरपर्सन को, उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का अपना एक अलग बातचीत होती है, उसमें पार्लियामेंट की भूमिका जीरो है। अगला कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर हम ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करें तो कैसे करेंगे भाई, संबंधित राज्य जो निवेदन करेगा किससे, पार्लियामेंट से, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करेगी, फिर एक जेपीएससी की स्थापना कर देगी, कैसे करेगी, एक अधिनियम के माध्यम से करेगी। इसलिए संयुक्त लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक स्टेचुरी बॉडी है। क्या है, एक सांविधिक निकाय है, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, मेजर पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं भाई, गलती नहीं करनी है सारी बातों को लेकर, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ए विकल्प यहाँ पर। अब देखो भाई, यार किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से यूपीएससी को सौंपा जा सकता है, ठीक है। अगर हम स्टेट पीसेस की बात कर रहे हैं तो इसके कार्यों को हम लोग निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से यूपीएससी को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई सिफारिश करता है, ठीक है, तो स्टेट पीसेस के कार्य को
हम लोग यूपीएससी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो बात समझिएगा आप लोग। चलो, दरअसल जो राष्ट्रपति पार्लियामेंट को ट्रांसफर भी करता है ना, इसके लिए राज्यपाल इनसे सिफारिश करता है। राज्यपाल कहता है कि भाई कि स्टेट पीसेस के इस कार्य को आप यूपीएससी को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कैसे किया सकता है। अगर ऐसे कार्यों का विस्तार करना हो तो यूपी की जो विधान, देखो विस्तार की बात हो, लिमिटेशन की बात नहीं हो रही है, तो विस्तार तो हो सकता है आराम से। ठीक है, तो अगर विस्तार करना हो तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा आराम से कर दिया जाएगा। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, समझो। अब विस्तार किया क्यों जा रहा है मुझे नहीं पता भाई, जो काम इसकी जिम्मेदारी तय है वो काम तो पहले ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, पता ही सबको क्या हाल चल रहा है। आरओ का पेपर, यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन हो गया, आरओ का पेपर कैंसिल हो गया। ये तो छोड़िए, इससे पहले की जो एग्जाम्स उनका क्या क्या हाल चल रहा है, मतलब वो अलग ही लेवल पर है। एस्पिरेंट, देखो एस्पिरेंट यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, सबसे बड़ी बात ये है ना, एस्पिरेंट के सामने कोई विकल्प नहीं है। अच्छा एजुकेटर, अच्छा एक मेंटर, हम लोग की भी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ पर नहीं है। आंदोलन किया सकता है, लेकिन कब तक करोगे आंदोलन, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है ना, कब तक करोगे आंदोलन। यहाँ पर एक चीज़ है, अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी परीक्षा है, दोनों परीक्षाएं यूपी पीसीएस और आरओ की, फुल फोकस होकर तैयारी करो। अपने मन में से एकदम निगेटिव चीज़ों को हटा दो, निगेटिव स्टेटमेंट्स को हटा दो और प्रिपरेशन करो। समय बहुत अच्छा मिल गया है, आपदा थी, अवसर में कन्वर्ट कर लो इसको। ठीक है, एक डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का पीएम मोदी जी का सपना यही है, इसको ही करना है। उन्होंने डिजास्टर क्रिएट करके तुम लोगों को दिया है, भाई लो मैं एक आपदा तुमको दे रहा हूँ, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो करो कन्वर्ट। ठीक है, फंक्शन करो इस बात को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा, जो संचित निधि होगी, उसके ऊपर भारित होंगे भाई, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता भी तो सुनिश्चित करनी है हमको। ठीक है, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। देखो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसके माध्यम से हमने भारत के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किया था। ठीक है, फिर 1935 का जब अधिनियम आता है तो उसका नाम चेंज करके हम लोग कर देते हैं फेडरल लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ध्यान रखना 1919 के अधिनियम के माध्यम से पहली बार हमारे यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। 1935 में उसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, कई लोग 1935 टिक करके आ जाओगे, कारण इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन किया हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पीसी होता कमेटी का गठन सिविल सेवा में सुधार हेतु किया गया था, सुधार हो गया? पता नहीं भाई। सिलेक्शन लेने का दो ही तरीका है, या तो हार्ड वर्क करो या तो भाई कहीं से सर्टिफिकेट देखो। ठीक है, यही चीजें हो रही हैं। तो होता कमेटी का गठन कब किया गया था? 2004 में। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। होता कमेटी जो है तो सिविल सेवा में सुधार के लिए बनाई गई थी, रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था, और 2004 में इस समिति की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, क्लियर है, पॉइंट याद है आप लोगों को? अब इसकी बात का जो टॉपिक है ना, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को भी। ठीक है, और मैं याद कराऊंगा, मुझे पता है कि आज तक आप लोगों को याद होगा भी नहीं। ये तो मैं एक ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक याद करना, मजा आएगा। देखो हमारे संविधान में जो भाग 21 है, ठीक है, उस भाग 21 में कुछ अस्थायी विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर मेंशन किया गया है, हम लोग उसको समझते हैं किस प्रकार के स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर किए गए। ठीक है, देखो भाई, जैसे कि आपको एक प्रोविजन तो पता ही होगा, आर्टिकल 370 याद है? आर्टिकल 370 क्या था? जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता को लेकर के बहुत सारे विवाद थे, बहुत सारी चीजें थी। फिर फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अभी एक नए 2 यूटीज का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। ये एक स्पेशल प्रोविजन था जो कि यहाँ पर मेंशन था। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर और दिया गया है, जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत आता है। केवल 371 नहीं, आर्टिकल 371 से लेकर के 371 जे तक आता है। ठीक है, तो ये क ख ग घ अंग चतुर्थाई इनिया मत याद करने बैठ जाना यहाँ पर। ठीक है, पता चला कि हिंदी मीडियम वाले कहे सर हम तो हिंदी में पढ़ते हैं, मैं तो अंग्रेजी पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ो हिंदी में, देखते हैं कितना याद होता है तुम लोगों को। ठीक है, तो क ख ग घ अंग मत याद करना, शांति से ABCD याद करो, 371 से लेकर 371 जे तक याद करना है। ये क्या है? ये कहता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट। ठीक है, संविधान में राज्यों के लिए कुछ विशेष अस्थायी प्रावधान किया गया है, उसकी बात आर्टिकल 371 से 371 जे के मध्य होती है। मैं आप लोगों को ये याद करा दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना इस जगह पर और याद करने का प्रयास कर लेना। ठीक है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के इजिली लग जाएंगे। देखो भाई, नोट करो। सबसे पहले हम नोट करेंगे आर्टिकल 371। ठीक है, फिर
371A B C D F G H I J, ठीक है। इतने स्पेशल प्रोविजन स्टेट के संदर्भ में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट के संदर्भ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 371 का ये क्रम भी याद रखना है, कई बार पूछ देता है, मैदा कॉलम में दे देता है 371A 371B 371C 371D, और मैदा कॉलम में 4 स्टेट का नाम देगा, तो कि किस स्टेट के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया। तो याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले याद करो माताजी। माताजी मतलब MATAG, ठीक है, ये है माताजी। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपका आर्टिकल 371 में आ जाएगा, ठीक है। माताजी के अंतर्गत आपका आर्टिकल 371 आ जाएगा। अब इसके बाद याद करना स्टार्ट करो आप लोग, एक फॉर्म की नाम, ठीक है, ऐसे नहीं है नाम, ठीक है, आसमा। आपने किसी लड़की से नाम पूछा, लड़की ने कहा नाम, भाई मेरा नाम आसमा है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में ये टॉपिक पढ़ना रहता है हम लोग को, ठीक है, भाई आसमा किसका नाम है, क्लियर है। अब ये पॉइंट याद कर डालो, कैसे याद करना है। आर्टिकल 371 क्या था, माताजी मतलब महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में विशेष प्रावधान यहाँ पर किया गया था, ठीक है, याद हो गया। आर्टिकल 371A से लेकर के 371J तक में एक क्रम है कि नाम NAM, आसमा AASMA, और नाम आसमा GK, ठीक है, जनरल नॉलेज, ये आप लोगों को क्रम याद करना है। अब मैं इसको फिर से याद करा दे रहा हूँ, N फॉर नागालैंड, ठीक है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है भाई कि ये जो पहला A है ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे ऊपर जो स्टेट पड़ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, सबसे ऊपर तो नहीं, असम, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये आपका असम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब, ठीक है। तो बी वाला आपका असम हो गया। फिर 371C जो है ये आपका हो जाता है मणिपुर, याद कर लेना। 371D जो है ये आंध्र प्रदेश है, ये भी आंध्र प्रदेश है, डी वाले में ही आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी यहाँ पर आ जाता है साथ साथ में, भाई उसका अलग अलग बंटवारा हुआ है, तेलंगाना भी यहीं इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। 371E में जो है वो आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके संदर्भ में कुछ स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। एफ में देखो क्या है भाई, यहाँ पर आपका आता है सिक्किम, फिर आप लोगों का यहाँ पर आता है मिजोरम, फिर आप लोगों का आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, और फिर कर्नाटक, ठीक है। तो याद करने का थोड़ा सा सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 371 से लेकर के 371J तक के आर्टिकल्स जो हैं उसको ऐसे याद कर लो, माता जी, नाम आसमा जी के। अगर इसके अलावा आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं एक बार उसको देख लूंगा। क्लियर है, याद हो गया आज, कोशिश करना याद कर लेना। 371 से 371J तक का है, माता जी पहला आर्टिकल था, उसका नाम आसमा जी का। अब देखो क्वेश्चन, देखो प्रश्न क्या पूछा है, 371B इंग्लिश में नहीं दिया है, हिंदी में दिया, क ख याद करो, क ख। एक सिंपल सा काम करना हिंदी मीडियम वाले इस केस में, तुरंत बगल में ही इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया होगा, देख लेना वहाँ पे ABCD में क्या लिखा हुआ है, पता चला क ख ग। एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठे GS का, याद करें क ख ग ग, इसके बाद क्या आता है, अंगा आता है कि च आता है, क्या आता है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज मत हो, सीधे याद करो यहाँ पर, ठीक है। ये बी की बात कर रहा है। अब बी में मैंने आपको क्या बताया था, माता जी तो पहला था, तो नाम आसमा, तो एन फॉर क्या था, नागालैंड, ठीक है, सॉरी, ये AB मतलब 371 क्या था, माता जी था, महाराष्ट्र गुजरात था। 371A ये नागालैंड था आप लोगों का, तो ये आपका A में आ गया। असम ये आपका B में आएगा, ठीक है, नाम वाला असम जो सेकंड है वो 371B में आएगा, ठीक है। याद कर, देखो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, बट याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। 2010 में देखो ये प्रश्न पूछा गया, फिर 2011 में फिर से प्रश्न पूछा गया कि किसके लिए संविधान का आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है। तो माता जी मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। और देखो भाई 371 इया आप याद करो, क ख ग अंग इया कहाँ पर आता है, इया किसी को याद ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो, अरे तो इसका सीधे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना, ठीक है। ये नंबर शायद यहाँ पर पूछ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये पूछ रहा है आप लोगों से J नंबर, ठीक है, 371J, ये आपका कर्नाटक की बात यहाँ पर कर रहा है। देख लेना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए जरूरी याद करना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो भाई पुराना क्वेश्चन हो गया, अब कोई मतलब ही नहीं है उसका। 371 पुराना क्वेश्चन हो गया, हटा दो। 371 ये भी हटा दो यहाँ पर, ठीक है, ये भी हटा दो, सब पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अभी आप एक रिसेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं याद नहीं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लो, बल्कि ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, ठीक है, ये एक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कब किया, और जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ। इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है, कुछ कुछ चीजें तो तुमको पता है, जैसे संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो
26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया? भारत जब अगस्त 1947 में आजाद होता है, इसी के 1.5-2 महीने बाद क्या होता है कि पाकिस्तान हमला कर देता है। ठीक है, तो ये घटना है आपकी अक्टूबर 1947 की। ठीक है, तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर होगा, उसके बाद भारत का संविधान लागू होगा। अब इस ड्यूरेशन में दो चीजें समझो, जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी उसने भारत में विलय की अनुमति दे दी। एक घटना है आपकी 1956 की। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ ये हुआ 1957 में। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी ऑर्डर लग जाएगा ना, सीधे मुझे लगता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही दिया हुआ है, 1 2 3 4 ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी देखते हैं भाई, चुनाव आयोग की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, हमने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जल्दी बहुत जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। अगर संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन की बात किया गया? आर्टिकल 324 हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है? 65 या 6 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने डिस्कस किया था। निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? अब इस समकक्ष की बात कहीं पर की नहीं गई है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपवादित क्वेश्चन, इसको हटा दो। ठीक है, देखो आयोग मतलब आंसर पता भी नहीं है इसको भी। ठीक है, इसको हटा भी दो। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, असरता निजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पर देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति और एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई। सही बात है भाई, इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास स्पेशल पावर है। रीजन कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास। देखो एक बात समझना, कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है ना भाई, तो राष्ट्रपति की बात में मान के चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो हम इस प्रकार से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके लिए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रखना पहले तो। ठीक है, दोनों के पास, कार्यपालिका के पास पावर नहीं है। ठीक है, हमको विधायिका के पास जाना पड़ता है, हमको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है। पार्लियामेंट मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया बताती है, कैसे हटाया जाएगा। ने पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इलेक्शन कमीशन के भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। बाकी जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटा देता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है निर्वाचन आयुक्तों की बात कर रहा है। अब इस निर्वाचन आयुक्तों में भाई आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल होगा, जिसको कौन हटाता है? संसद हटाती है। कैसे? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बस स्टेटमेंट को गलत काट दो, पहला सही है, एक विकल्प सही हो गया आप लोग का यहाँ पर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें दोनों माना हुआ है, मानने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करते चलो बस। ठीक है, चलो एक्सप्लेन किया बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर, बट कोई मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बस ध्यान रखना। यार भारत के इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है? ठीक है, कुछ बहुत सारे कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, अब बताना कि आपको इनमें कौन कौन सा कार्य इलेक्शन कमीशन का है। जैसे कि संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव कराना, सही बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, सही बात है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। देखो बात समझना, ये थोड़ा सा एक बहुत ही ट्रिकी स्टेटमेंट है। आप ये स्टेटमेंट ध्यान दोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये निर्वाचन आयोग तो करता नहीं, पहली बात। निर्वाचन आयोग करता कभी पता है? जब राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक के लिए लग चुका हो, अब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब निर्वाचन आयोग से पूछा जाता है कि तुम बताओ भाई कि यहाँ पर चुनाव हो सकता है कि नहीं चुनाव हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी था। राष्ट्रपति शासन निर्वाचन आयोग की सलाह पर नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत मान लो। फिर आपका निर्वाचन सूचियां जो बनती है, जो इलेक्टोरल जो लिस्ट बनती है, उसका निरीक्षण करना, उसका निर्देशन करना, उसका नियंत्रण करना, ये काम निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो तीसरे को एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ये प्रश्न पूछ रहा है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनावों की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चिन्ह का तो बंटवारा वही करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी काम वही करता है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी वही करता है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, देखो अधिसूचना जो होती है ना, ये नहीं जारी करता है। केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा विधान परिषद के संदर्भ में जो राज्यपाल होता है वो ऐसी अधिसूचना जारी करता है, उसके बाद निर्वाचन आयोग की भूमिका स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चुनाव की जो अधिसूचना होगी सबसे पहले वो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, तो इसको आप इसके कार्य में से हटा दो, बाकी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर सांसदों की अयोग्यता है, किसी संदर्भ में विवाद उत्पन्न होता है इस बात को लेकर के, तो निर्णय कौन देगा? तो 2 प्रकार की अयोग्यता उत्पन्न हो सकती है, एक दल बदल के आधार पर, एक नॉर्मल केस में। अगर दल बदल के आधार पर उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो दल बदल के आधार के केस में जो उस सदन का अध्यक्ष होगा, लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के संदर्भ में उसका जो सभापति है, ये डिसाइड करते हैं कि अयोग्य है या नहीं है। 10th शेड्यूल में ये बात मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल किसी आधार पर हो रहा है तो उस संदर्भ में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ये काम यहाँ पर करता है।
ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति यहाँ पे काम करता है, ध्यान रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, जैसे ही घोषणा होती है जो आपका आदर्श आचार संहिता है ये लागू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है भाई। देखो आदर्श आचार संहिता जो है ना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पर, उन सबों ने मिलकर के आदर्श आचार संहिता का निर्माण किया। ये कोई संसद की प्रक्रिया नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में बैठकर डिसाइड किया है कि भाई ठीक है हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लेते हैं आपस में कि कैसे हम लोग इस संदर्भ में बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मतलब सभी जो सबसे खतरनाक बच्चे थे वो उन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमारे रूल क्या होगा। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता वही है, पार्लियामेंट ने काम यहाँ पर नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के इसको डिसाइड किया, ना तो इसके संदर्भ में कोई अधिनियम या फिर कोई ऐसा कोई रूल नहीं पारित है। ठीक है, तो ये सत्य है, ये सेकंड गलत है आप लोगों का। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन फिर से। मताधिकार की अगर मैं बात करूं, वोट देने के राइट की बात करूं, तो आर्टिकल 326 में एक बात आपकी मेंशन है, सार्वभौमिक विशेष मताधिकार। ठीक है, अब ये आपको संवैधानिक अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 जो है उसमें भी आपके मत देने के अधिकार की बात किया गया। ठीक है, तो मताधिकार का जो पूरा पोर्शन है ना, ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है और आपका विधिक अधिकार भी है, आपका लीगल राइट भी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि निर्वाचित होने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, ये आपका आरपीए 1951 में मेंशन है। ठीक है, तो मतलब ये आपका स्टेचुरी राइट हो गया। तो आप दोनों को अगर मिला करके देखोगे तो स्टेचुरी राइट यहाँ पर टिक करना ज्यादा ईजी लगता है। ठीक है, मताधिकार संवैधानिक भी था, विधिक भी था, और निर्वाचित होने का अधिकार आरपीए 1951 में दिया गया है, तो ये आपका विधिक अधिकार हो गया, स्टेचुरी राइट हो गया। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक भी है, वैधानिक भी है। यहाँ पर इसने वैधानिक माना हुआ, स्टेचुरी माना है, लेकिन संवैधानिक अधिकार भी कई जगह पर माना गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसने खुद कह रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था। इसका आधार संविधान के आर्टिकल 326 के तहत दशक मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा खुद ही दोनों में कंफ्यूज है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब इसके लिए बहुत परेशान मत हो, मैं फिर से कहूंगा, अगर विकल्प में संवैधानिक और वैधानिक दोनों आ रहा है, संवैधानिक टिक करो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, आयोग खुद ही कंफ्यूज है, हम लोग क्या करें, हमें एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंतर्गत, तो वो स्टैंड लेकर के आप आगे बढ़ो। ठीक है, भगवान राम का नाम ले लेना, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा चीजें वहां पर अपने आप। ठीक है, देखो भाई अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है, पर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, 10 क्वेश्चन करीब यहाँ पर बचा हुआ है आप लोगों का, समझो क्या रहा क्वेश्चन आप लोगों से कि 9 युवकों द्वारा, जो यूथ थे, ठीक है, जो कि 18 साल के थे, उनके द्वारा वोटिंग राइट का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया, किस आम चुनाव में किया गया। देखो आपको पता होगा कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जो कि 1988 में आया था, मताधिकार की जो एज है वो 21 साल से घटा करके 18 साल यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, 1988 में घटना होती है, और इसके बाद आपका 1989 में 9वीं लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, 9वीं लोकसभा का चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है। इसी इलेक्शन में इन युवाओं ने पहली बार यहाँ पर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम लोग याद क्या करते हैं, हम लोग याद करते हैं कि भाई ठीक है 61st अमेंडमेंट 1988 में आया था और वहां पर ये चीज किया गया था। प्रश्न क्या पूछा है कि उन युवाओं ने पार्टिसिपेट पहली बार कब किया था लोकसभा के इलेक्शन में। बाउंसर क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक साल बाद 9वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 1989 में, वहां पर ही काम किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर कह रहा है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, तो आर्टिकल 326 है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के बारे में याद ही है हम लोगों को। फिर कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में क्या सम्मिलित है, या वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, सही बात है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी, इलेक्टोरल लिस्ट होगी, सही बात है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको किसी स्पेसिफिक धर्म के होगे तभी आपको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तुमको जो मन कर डिसाइड करो अपने बारे में। ठीक है, कौन रोक रहा है, तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ है, सही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई कह रहा है एक, ये क्वेश्चन, ये भी पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन देखो यार, 2022 में पूछा था, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अब ऐसे प्रश्न में कुछ कर नहीं सकते, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, और दिमाग लगा के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। जैसे कि प्रश्न कह रहे 11वीं, 7वीं, 13वीं और 9वीं। ठीक है, ये दिया है आप लोगों का लोकसभा का सत्र।
और कह रहा कि इनका इलेक्शन कब कब हुआ है। अब देखो एक चीज हमको पता है कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होता उस टाइम पर, ठीक है, अगर 22 में पेपर देने जा रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन क्या था, 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया। ठीक है, आपने क्या पढ़ा यहाँ पर कि 9वीं लोकसभा का जो इलेक्शन था जो कि 1989 में हुआ था, वहां पर ये कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, आपको ये बात याद है, 9वीं लोकसभा 1989 में, और 18 साल के बच्चों ने पहली बार वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 1989 9वीं लोकसभा, ये आपके दिमाग में क्लियर है। आप देखो भाई, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो तो एक 9वां विकल्प है और एक 1989 है, मतलब ये तो सुमेलित है। पहली बात 9वीं 1989 तो सुमेलित है, ये बात क्लियर है। अब हमको यहाँ पर क्या समझना है कि बाकी कौन सा यहाँ पर असुमेलित है, मतलब गलत मेल्ड है। अभी आपकी 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, ठीक है, 2024, 17वीं लोकसभा आपका 2019, 16वीं लोकसभा आपकी 2014, 15वीं लोकसभा आपकी 2009, 14वीं लोकसभा आपकी 2004। एटलीस्ट इतना तक तो आप यहाँ पर जा सकते हो। इसके पहले आप देखोगे तो बीच में ना 2-3 बार लोकसभा का चुनाव दोबारा जल्दी जल्दी कराना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रम बिगड़ता है। ठीक है, क्रम बिगड़ता है। अब एक काम आप लोग और कर सकते हो, आप लोग स्टार्टिंग से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और समझ सकते हो भाई कहाँ पर ये चीजें आ रही हैं। अब हमको समझना कि 9वीं लोकसभा 1989 में हुई है और कह रहे हैं 7वीं लोकसभा 1982 में हुई है। अब ये सही है कि नहीं सही है, बस ये सोचना होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ, मतलब और तो कोई विकल्प है नहीं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने का। ठीक, तो अगर कुछ आप एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर सोचो, भाई 9वीं से पहले 8वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, वो कब हुआ होगा एक बार ये सोचो। आपको ये पता है भाई कि जब जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ 77 में, एक इलेक्शन वहाँ पर और हुआ होगा 77 के अराउंड में। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो थोड़ा बहुत ऐसे एजम करके इसके आंसर पे पहुंच सकते तो पहुंचो, नहीं तो भाई ये क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक ही विकल्प बचेगा। फिर वो सारे क्रम ईयर के याद करो, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन को त्याग देना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा दिन कि उतने सारे अननेसेसरी फैक्ट्स वहाँ पर याद किए जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, कहना चाह रहा है कि 7वीं लोकसभा का जो इलेक्शन है वो 1980 में हुआ था, 82 में नहीं हुआ। बस यही एक पॉइंट है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास इस संदर्भ में कोई अच्छा स्पेशल लॉजिक हो कि इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एलिमिनेशन करके, बताओ मुझे, मैं भी थोड़ा देखता हूँ क्या इसका ट्रिक हो सकता है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन यहाँ पे कुछ खास है नहीं। कह रहा कि निर्वाचन, हाँ देखो ये मैं पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया। मूल रूप से जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब ये क्या था, 1 सदस्यीय बॉडी था, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। बाद में क्या हुआ 1989 में इसमें 2 मेंबर और जोड़ दिए गए। फिर 1990 में क्या हुआ, इसमें से दोनों मेंबर हटा दिए गए। फिर 1993 में क्या हुआ, फिर से इसको जोड़ दिया गया, और तब से वो प्रक्रिया कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो पहली बार 1989 में घटना घटी थी, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 से पूछा हुआ है। ठीक है, कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कुमार सेन महोदय थे, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, रमा देवी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप। रमा देवी मुझे लगता है केवल कुछ दिन के लिए ही बनी थी, मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ, अगर यहाँ पर कहीं मेंशन तो भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त जो है वो रमा देवी हैं। उनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक, केवल कुछ दिन के लिए ही था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डिस्कस किया, ध्यान रखना। कई बार इसमें भी कंफ्यूज लगेगा कि भाई बहुत समय के लिए बनी होगी। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त, और पहली ही नहीं एकमात्र है, तो ऐसा लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं, ये केवल कुछ दिन के लिए इनको बनाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पोर्शन है आप लोगों का, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आज के इस क्लास में आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि अभी हमारे क्या क्या पोर्शन बचे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा मैं भी एक बार देखूँ ताकि मुझे समझना है कि हाँ भाई अभी हम लोग को कैसे और यहाँ पर वर्क करना है। देखो पॉलिटिकल ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। हमने यहाँ पर तक, हम लोग कहाँ पर है अभी, हम लोग हैं आपका यहाँ पर, ये पोर्शन हम लोग का यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब करीब करीब हम लोग 365 के राउंड पर हैं और 392 तक जाना, मतलब अभी आपके सामने करीब बचा हुआ है 28 से 30 पेज के राउंड। ठीक है, मतलब ये 5 क्लास मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 5 क्लास से पहले ही मैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराने का आप लोगों का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि राजनीति दल बहुत छोटा टॉपिक है, संविधान संशोधन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ेगा आप लोगों का, राजभाषा स्थानीय शासन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक पड़ेगा, और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। तो ये जो अब मेजर पोर्शन बचे हुए ना, ये बस यही बचा हुआ है। बाकी अभी तक का जितना भी पॉइंट्स था हमने सारा डिस्कस यहाँ पर कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिए, हिस्ट्री के सेक्शन में प्राचीन भारत खत्म हो चुका है, मध्यकालीन भारत आप लोग खत्म हो चुका है निशान सर के द्वारा। आधुनिक भारत में मुझे लगता है सर आप लोग के याद होंगे तो ये बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, ये सरकार का चल रहा होगा।
इसके बाद सर के भी जो है 168 के बाद आप लोगों के कितने पेज बचे हुए हैं अभी? नहीं, सर का तो अच्छा खासा पेज बचा है, 246। ठीक है, 246 मतलब मानो 30 पेज इधर है, 50 पेज उधर है, करीब 80 पेज आप लोगों का इतिहास का बचा हुआ है, और पॉलिटी का आप लोगों का 30 पेज बचा हुआ है। ठीक है, 30 पेज बचा हुआ है। लेकिन एक बात और समझो, 80 और 30 ये पेज जैसे ही खत्म होगा, इस बुक का 50% पोर्शन एग्जैक्टली आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 50 नहीं, मतलब 400 पेज आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, और ये पूरी बुक जो आप लोगों की वो 1000 पेज की है। ठीक है, तो करीब 40% आप लोगों का पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके साथ ही साथ आप देखो यहाँ पर तो सामान्य विज्ञान की जो क्लास है भौतिक विज्ञान से स्टार्ट कर दी गई है। शिवानी मैम पढ़ा रही है, शानदार पढ़ा रही है, मैंने देखा बहुत अच्छा आप लोगों का रिव्यू आया है। क्लासेस करो, साइंस की ऐसी क्लास कहीं पर अवेलेबल नहीं है जो कि आपको कंटेंट और क्वेश्चन दोनों साथ में करा रही है। ठीक है, तो करिए, जो सजेशन हो, जो फीडबैक हो, जो भी आपके मन में क्यूरी हो एग्जाम को लेकर के, कमेंट करिए, हम लोग वहाँ पर रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।